जब मुस्लिम ख़वातीन रहती हैं तो कुछ पढ़ाई करती हैं और फिर बाद में एकदम हाउसवाइफ हो जाती है। कुछ होती है जिनको अच्छे शौहर अच्छे पिता मिलते हैं जो निकल के बाहर आती है। शादी हो चुकी है आपकी? शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, 2 बच्चे भी हैं। अब यहाँ पर जैसे बैठी है तो एक मशरक़ी खातून की तरह, महज़ब खातून की तरह आपके सर पर दुपट्टा है। जी, तकरीबन 8 सालों से मैंने अपने सर पे दुपट्टा रखा है और वो मेरी खुद की चॉइस थी। यहाँ तक मेरा शेड्यूलिंग तक वो कर रहे हैं, मेरी शेड्यूलिंग तक पिताजी मतलब कर रहे अपने हैं। चुनाव की फिक्र वो नहीं कर रहे हैं, आपको पूरा सिर्फ आप सपोर्ट कर लोगों रहे से हैं। मिलो। हाँ, पैराशूट लैंडिंग करके आए, अचानक से बोले मैं अनुशक्ति नगर का बेटा हूँ या अनुशक्ति नगर का रहने वाला हूँ। 4 महीने पे मैं नहीं बोलती हूँ, ये उनके ही पक्ष के लोग बोलते हैं। एक उनका वोटर आईडी तो अनुशक्ति नगर का है नहीं, वो धारावी का है। कोई फिल्म इंडस्ट्री का स्टूडियो नहीं है, ना ही कोई डिबेट का स्टूडियो है। मिला टाइम्स में खुशामदीद। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में जिन उम्मीदवारों की देश भर में चर्चा है, जिनको यूथ के लिए और ख़वातीन के लिए आइडियल के तौर पर देखा जा रहा है, उसमें एक बड़ा नाम है मोहतरमा सना मलिक साहिबा का। अनुशक्ति नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रही है और आपका तारुफ कराने के लिए आपका नाम ज़रूरी है मुझे लगता है, या आपके वालिद साहब का भी तारुफ कराना चाहिए कि आप महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर कदावर नेता नवाब मलिक साहब की बेटी हैं। पहले तो वालेकुम अस्सलाम। मैं खुद की एक आइडेंटिटी रखती हूँ, लेकिन मेरी आइडेंटिटी बहुत छोटी है। लेकिन जो आइडेंटिटी आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए वो बेहतर होगा। नहीं, आपकी जब खुद अपनी आइडेंटिटी है, पहचान है, तो क्या पहचान है आपकी? आप खुद बताइए। मैं पेशे से एक आर्किटेक्ट हूँ। पिछले 15 साल से लगातार आर्किटेक्ट फील्ड में काम कर रही हूँ। 2017 में बीएमसी के चुनाव के इलेक्शन लड़े थे, उसमें पराभव हुआ था मेरा। लेकिन जो पराभव से सीख मिली थी, उस सीख से पिछले 7 सालों से लगातार लोगों के बीच में काम कर रही हूँ। पिताजी के नेतृत्व के नीचे विधानसभा क्षेत्र में पूरा काम किया है, उनके एब्सेंस में काम किया है। जितने भी विकास काम थे उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनटेक था और मेहनत की है उसके पीछे। तो सियासत में आने का फैसला आपका खुद का था या वालिद साहब ने कहा कि बेटी अब तुम उतरो, हम बूढ़े हो चुके हैं? नहीं, बूढ़े तो वो कभी नहीं होंगे। अच्छा। बूढ़े तो वो कभी नहीं होंगे। अच्छा। उनके अंदर जो जिगरा है, जो हिम्मत है, वो उनको जल्दी बूढ़ा होने नहीं देगी। और जहाँ तक सियासत में आने की बात है, 2017 में राष्ट्रवादी मुंबई की तरफ से एक मुहिम चलाई गई थी, जिसमें एडुकेटेड वुमेंस और स्पेशली एडुकेटेड वुमेंस के तौर पे बोला जाए तो जो यंग एडुकेटेड वुमेंस थी, उनको एक मौका दिया जा रहा था। लड़कियां को ही दिया जा रहा था बेसिकली। तो जब ये मुहिम चली और पूरे मुंबई शहर में राष्ट्रवादी एक मिशन पे निकली कि ये करेंगे, तो जब मिशन चालू हुआ तो घर में भी आ गया वो कि पिताजी को सब पूछने लगे कि जब आपके घर में खुद एक लड़की है जो ऑलरेडी पढ़ी लिखी है, ऑलरेडी फील्ड पे काम कर रही है, तो आप पूरे मुंबई में हमारे को ढूंढवा रहे हो, आपके घर में एक है, उसको क्यों छुपा रहे हो? ये किसने कहा था? हमारे जो लोकल कार्यकर्ता थे, राष्ट्रवादी से जुड़े हुए लोग थे, पिताजी के पॉलिटिक्स में जुड़े हुए लोग थे। तो ना मैंने बोला ना पिताजी ने बोला, ये लोगों ने बोला। लोगों ने बोला तरफ से एक मांग कि सना मलिक को सियासत में लाओ। हाँ, कि आपकी बेटी है, आप उसको क्यों छुपा रहे हो जब वो ऑलरेडी फील्ड पे। कुछ देखो ऐसा होता है कि जब मुस्लिम ख़वातीन रहती हैं तो कुछ पढ़ाई करती हैं और फिर बाद में एकदम हाउसवाइफ हो जाती है। कुछ होती है जिनको अच्छे शौहर अच्छे पिता मिलते हैं जो निकल के बाहर आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ऐसा माहौल रहा कि हमें कभी रोका टोका नहीं गया। लिमिट्स थी, लिमिट्स फॉलो किया और पढ़ाई की, पढ़ाई का इस्तेमाल किया, उसको एक्टिव रहे उसमें। तो पिताजी भी वैसे ही मिले थे और अल्हम्दुलिल्लाह शौहर भी वैसे ही थे जिन्होंने कभी रोक टोक नहीं की। मेरे ससुर जी भी वैसे थे, उन्होंने भी कभी रोक टोक नहीं की। शादी हो चुकी है आपकी? शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, 2 बच्चे भी हैं। शौहर कहाँ है? वो भी सियासत में है या अलग हैं, वो पीछे से हैं? मेरे शौहर जी। नहीं, वो प्रॉपर बिजनेसमैन है। अच्छा, सपोर्ट करते हैं आपको पॉलिटिक्स में? पूरा सपोर्ट करते हैं। पूरा सपोर्ट करते हैं। मैं उनको उनके फील्ड में सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ, एक डेवलपर के तौर पे काम करते हैं। तो मैं आर्किटेक्ट हूँ, काम करती हूँ, आज भी फील्ड पे हूँ, लेकिन थोड़ा सा अभी मैं उस पर हूँ, पॉलिटिक्स में ज़्यादा हो गई हूँ और प्रोफेशनल लाइफ कम हो गई है। तो घर की जिम्मेदारी वो निभाते हैं अब? घर की जिम्मेदारी मैं निभाती हूँ, फील्ड की जिम्मेदारी
जितने भी प्रोफेशनल काम होते हैं वो निभाते हैं। अब यहाँ पर जैसे बैठी है तो एक मशरक़ी खातून की तरह, महज़ब खातून की तरह आपके सर पर दुपट्टा है, जी। मशरक़ी लिबास में, कुर्ता मतलब सूट शलवार में, तो जब आवाम के बीच जाती है तो आपका ये अंदाज़ रहता है, या फिर थोड़ा सा मुंबई जैसे आप शहर में हैं तो मॉडल लिबास आपका होता है? नहीं, मेरा 2016 से तकरीबन 8 सालों से मैंने अपने सर पे दुपट्टा रखा है, और वो मेरी खुद की चॉइस थी। ना मेरे पिताजी ने कभी बोला, ना मेरे शौहर ने बोला, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन मुझे खुद से ऐसा फील हुआ कि मुझे अपना सर ढकना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा लिबास पिछले 8 सालों से ऐसे ही है, हमेशा इंडियन क्लोथ्स ही पहने और सर पे दुपट्टा हमेशा रहा है, लेकिन इट नेवर मेड एनी डिफरेंस। ना ही फील्ड पे कभी कोई डिफरेंस लगा, ना ही प्रोफेशनल फील्ड पे लगा, ना ही राजनीतिक फील्ड पे लगा, कभी नहीं। लोगों ने कभी कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया, एक्सेप्टेंस हमेशा रहा। मुझे डिफरेंस कभी फील नहीं। मतलब है कि लिबास, कल्चर या जो लाइफ स्टाइल है वो हायल नहीं हो सकता है आपके राह में, अगर आप खुद उसको पसंद करते हैं तो? नहीं, देखिए, इट्स अ वुमेन्स चॉइस और इट्स अ मैन्स चॉइस ऑल्सो, हाउ मॉडेस्ट यू वांट टू ड्रेस। तो आई फेल्ट आई शुड बी ड्रेस्ड अप अ लिटिल, ऑलरेडी आई ऑलवेज यूज्ड टू ड्रेस्ड मॉडेस्ट, बट जब जहाँ तक दुपट्टा रखने का, तो मुझे लगा और थोड़ा मॉडेस्ट अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, और तो आई डिड इट एंड इट वाज माय चॉइस। तो अभी जो आप विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, तो इसकी प्लानिंग पहले से थी या अचानक चुनाव आने के बाद? क्योंकि अंदाज़ा यही था कि नवाब मलिक साहब वाले सब खुद चुनाव लड़ेंगे, फिर खबर आई को चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपके नाम की चर्चा हुई ज़्यादा। पहले से मेरी मालूमात के मुताबिक आपके नाम का नहीं था कि आप चुनाव लड़ सकती हैं, तो कब ये फैसला हुआ, कैसे प्लान बना? जहाँ तक चुनाव की बात है, तो मुझे तो ना मैंने ना कभी पिताजी ने ऐसा डिसाइड किया था कि 2024 का चुनाव अनुशक्ति नगर विधानसभा से बेटा आप लड़ोगी या मैं लड़ूंगी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हम कभी डिस्कशंस करते थे कि अभी ऑलरेडी 5 बार आमदार बन गए, 6 बार मंत्री हो गए, तो थोड़ा सा एक लेवल आगे जाएंगे, लोकसभा के इलेक्शंस लड़ेंगे या राज्यसभा में जाएंगे। लेकिन जब तक ये पूरा इंसिडेंट ख़त्म होके वो घर आते और उनकी हेल्थ प्रॉपर होती, तब तक लोकसभा इलेक्शंस आ गए थे, एकदम सर पे थे, और इतनी हेल्थ बाय हिज साइड नहीं थी वो टाइम पे, तो वो स्किप हो गया। फिर उन्होंने बोला कि हेल्थ की वजह से आई डोंट वांट टू कॉन्टेस्ट दिस ऑल्सो विधानसभा। फिर भी हमारा कन्विंसिंग चल रहा था कि भाई नहीं, आपको लड़ना चाहिए, एक बार और लड़ना चाहिए, एक बार और लड़ना चाहिए। तो उन्होंने कम्प्लीटली ना बोल दिया था हमको, तो उन्होंने ना बोल दिया। लेकिन जब ऐसा हो गया कि ठीक है अब आप नहीं लड़ोगे, तो इन्होंने बोले कि आप इतने साल से काम कर ही रही हो फील्ड पे, अनुशक्ति नगर के लोगों के जुड़ी हुई और लोग जानते हैं, कोई अचानक से नेता का बच्चा आके ये नहीं बोल रहा है कि मेरे को नेता बनना है और इसलिए आपका नाम प्रपोज किया जा रहा है, ऐसा नहीं होएगा, तो आप लड़ो। तो एक्सेप्टेड, मैं बोला ठीक है। तो पहले से अनुशक्ति नगर में आप लोगों के बीच जाना? आई विल कम बैक टू वेयर माई फादर का, हम दोनों कहाँ से लड़ रहे हैं। तो हमको तो ना बोल दिया उन्होंने, लेकिन जब लोग आने लगे, जब लोगों को रियलाइज़ हो गया कि नवाब मलिक साहब ने अपनी बेटी के लिए, मतलब बेटी को विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला कर लिया है, अनुशक्ति नगर के लिए कैंडिडेट है, तो लोगों ने उनको एज अ कैंडिडेट छोड़ा ही नहीं। बाजू वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग आके आधी आधी रात तक बैठते थे उनके साथ और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि नहीं, अभी आप इधर से लड़ो, इधर से लड़ो। फिर ये ग्रेजुअली 3 महीने में ऐसा हुआ कि पिताजी ने बोला ठीक है, मैं मानकुर शिवाजी नगर लड़ूंगा। तो लोगों की ख्वाहिश थी, लोगों की मांग थी, तो मैंने पॉलिटिक्स में एंट्री की। लोगों की ख्वाहिश थी और मांग थी, तो पापा ने अभी अनुशक्ति नगर से, ये मानकुर शिवाजी नगर से एंट्री कर दी। मैनेज कैसे हो रहा है? घर के दो लोग एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, एक ही पार्टी से लड़ रहे हैं, आसपास है। हमारा बॉस है ना, मेरे पिताजी जी, उन्होंने मुझे एकदम फ्री कर दिया। इससे ज़्यादा ऑक्यूपाइड में रहती थी जब मैं सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती थी, लेकिन अभी उन्होंने मुझे सिर्फ इतना रखा है कि फ़र्स्ट टाइम कैंडिडेट को इतना स्ट्रेस नहीं लेने का। उस दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्ट्रेस वो खुद ही ले रहे हैं। यहाँ तक मेरा शेड्यूलिंग तक वो कर रहे हैं, मेरी शेड्यूलिंग तक पिताजी मतलब अपने चुनाव की फिक्र वो नहीं कर रहे हैं, आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। से मिलो, हाँ नहीं, वो दोनों चुनाव है, वो खुद भी मिल रहे लोगों से, लेकिन कौन सा रूट किधर जाएगा, कैसे जाएगा और क्या होएगा, छोटी मोटी मीटिंग्स अभी तक जो है मैं अपने शेड्यूलिंग अपनी खुद कर रही हूँ। लेकिन जो प्रचार वाला शेड्यूल है उन्होंने खुद लिया है जिम्मेदारी। ना मैं परमिशंस देख रही हूँ, ना मैं शेड्यूलिंग देख रही हूँ, मैं सिर्फ मेहमान के जैसा रेडी होके मीटिंग करके आ जा रहे हैं, मीटिंग करके आ जाते हैं। कैसा है जब आप लोगों से मिल रही हैं, बातचीत हो रही है आपकी, तो क्या रिस्पॉन्स है जनता का?
कब से बताऊँ आपको, मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि पिछले 7 सालों से, जब से मैंने बीएमसी का चुनाव लड़ा था और मैंने हार देखी थी, उसके बाद से मैं कंटिन्यूटी अनुशक्ति नगर के, मतलब हारने के बाद आप रुकी नहीं, जाती रही? नहीं, मैं आपको बताऊंगी, जिस दिन रिजल्ट आया 2017 का बीएमसी के चुनाव का, डैडी ने एक वर्ड बोला, हार्ड लक। अच्छा। और पब्लिक बहुत थी, हम हट गए। दूसरे दिन सुबह उन्होंने एक लाइन बोली कि बेटा क्या है, अब तो राजनीति में आ गए हो, दैट्स इट। ओ इट वॉज नॉट एन एंड ऑफ अ स्टोरी, बट इट वॉज अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू स्टोरी, मुझे ऐसा लगता है। तो उन्होंने बोला, तो उसके बाद लग गए, पिताजी के चुनाव आने वाले थे 2019 के, तो उसके बारे में बात करने लगे कि कैसे क्या करना है। पहले सोशली एक्टिव हुई उधर, लोगों के बीच में लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू किया। कुछ हिचकिचाहट रहता था लोगों के अंदर कि नेता की बेटी आई है, नेता की बेटी आई है, लेकिन ग्रेजुअली जब उन्होंने मुझे मेहनत करते हुए देखे, मेरा एक्चुअल फील्ड पे लोगों के साथ मिलना जुलना देखा, लोगों का एक्सेप्टेंस देखा, महिलाओं का एक्सेप्टेंस देखा और महिलाओं से बात करते हुए देखा, तो जो बाकी लोग थे वो भी ग्रेजुअली एडजस्ट हो गए। और स्पेशली जब एक हार्ड टाइम आया, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में, जब पिताजी अवेलेबल नहीं थे, तब तो एकदम एक्सेप्ट कर लिया। तब तो कार्यकर्ता छोड़ो, पूरी जनता ने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं भाई, इनके अंदर, इनके फैमिली के अंदर या ये लड़की के अंदर है वो हिम्मत है कि इतनी परेशानियों के बाद भी ये हमारे पास आके हमारे काम कर रही है, हमारी इश्यूज सुन रही है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो एक आज के टाइम पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है मुझे कि मैं प्रचार के लिए उतरी हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरा जैसा डेली रूटीन था वो थोड़ा और बढ़ बिजी हो गया है। आप जहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, आपके मुकाबले में एक और युवा नेता है फहद अहमद, वो भी एनसीपी से हैं, आप भी एनसीपी से हैं जी। तो आपको नहीं लगता कि लड़ाई बहुत टफ हो गई होगी, मुश्किल है? वो अभी आपको क्या सबको पता होना चाहिए कि पहले तो वो समाजवादी पार्टी के कुछ शायद मेरे ख्याल से, हाँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो अभी कुछ 2 या 1 या 1.5 साल पहले ही समाजवादी पार्टी में उन्होंने प्रवेश लिया था। फिर उसके बाद जस्ट चुनाव से पहले टिकट के लिए, सिर्फ और सिर्फ टिकट के लिए वो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार जी के पार्टी में आए, पैराशूट लैंडिंग करके आए। अचानक से बोले मैं अनुशक्ति नगर का बेटा हूँ या अनुशक्ति नगर का रहने वाला हूँ। 4 महीने मैं नहीं बोलती हूँ, ये उनके ही पक्ष के लोग बोलते हैं कि भाड़ोत जो है ये 4 महीने पहले भाड़ोत बन के अनुशक्ति नगर में आए हैं। ठीक है, ये भी है। अब उनको ऐसा ओपोनेंट देखे कैसे, वो अभी तक कहाँ थे? अगर ये बोलते हैं कि हम इतने साल से, मैं जब से मुंबई आया हूँ, मैं अनुशक्ति नगर मेरी जान है, मेरा दिल बसता है, मेरा आधार है इधर, मेरा पासपोर्ट है इधर। एक उनका वोटर आईडी तो अनुशक्ति नगर का है नहीं, वो धारावी का है। वो कहते घर है हमारा अनुशक्ति नगर में। अब शुरुआत ही झूठ बोल के हो रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। और ज़्यादातर ओपोनेंट को अगर देखते हैं तो मुझे फ़िलहाल तो ऑन ग्राउंड एज एन ओपोनेंट फ़िलहाल कोई नहीं मिल रहा, फ़िलहाल कोई नहीं दिखता। क्योंकि जेएनयू की काफ़ी चर्चा होती है सियासत में, वो जेएनयू से निकल करके आए हैं और उनकी जो वाइफ है सौरभ भास्कर, वो मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस है, सोशल एक्टिविस्ट है, काफ़ी उनकी तारीफ़ और चर्चा होती है। देखिए, अनुशक्ति नगर जो है एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पे आपको ज़मीनी तौर पे जुड़ा होना ज़रूरी है, जो मुझे लगता है काफ़ी, मैं नहीं बोलूँगी कि 100% में जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़मीनी तौर पर एटलीस्ट 70-80% लोगों से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि एक बहुत जोग्राफिकली और डेमोग्राफिकली बहुत विविड है अनुशक्ति नगर, तो 100% नहीं बोल सकती हूँ। और जहाँ तक जेएनयू के स्टूडेंट की बात है या टीवी एक्ट्रेस के हस्बैंड की बात है, अनुशक्ति नगर ज़मीनी तौर वाला एक विधानसभा है। कोई फिल्म इंडस्ट्री का स्टूडियो नहीं है, ना ही कोई डिबेट का स्टूडियो है। इधर लोगों को काम से मतलब है और लोग काम करवाने के लिए नेता चुनते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए हम उतरते हैं, ना कि राजनीति को एक शौक के जैसा लेते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि वो टीवी डिबेट के नेता हैं, ग्राउंड पर उनका वर्क नहीं है? अभी कुछ अभी तक तो मैंने नहीं देखा है उन पे ग्राउंड वर्क। अभी ठीक है, वो प्रचार के लिए आए हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन लोगों की सेवा करना, लोगों का दुख सुनना और उसको समझना, उसको महसूस करना और उसके ऊपर काम करना बहुत अलग होता है। कभी कभी आप भी बहुत दुख में होते हो, लेकिन फिर भी वो आपके पास एक्सपेक्टेशंस लेके आती है। लोगों ने मुझे अपनी हर मुश्किलों में, हर टफ सिचुएशन में देखा है कि मैंने उनका साथ दिया है। सना, अब जिस अलायंस का हिस्सा है आपकी पार्टी, उस अलायंस के बारे में लोगों का मानना है कि
ये बीजेपी है और हमें सेकुलर पार्टियों की सरकार चाहिए, तो क्या जनता के बीच आपको नहीं लगता होगा कुछ लोग आपके खिलाफ होंगे? सब कुछ ठीक है, आपके वालिद साहब ठीक है, क्योंकि आप जिस बाप की बेटी हैं वो बड़े सेकुलर चेहरा रहे हैं, तो अचानक ये बदलाव। चर्चा का विषय अगर आप पूछो तो फिलहाल तो ये मुझे एज एन इंडिविजुअल नहीं एहसास हुआ। आज ही की बात बताती हूँ कि आज प्रचार के लिए निकली थी और कुछ हमारे हिंदू भाइयों ने हमें बुलाया था मीटिंग के लिए, लेकिन पूरे लोग जब बैठे थे तो हमारे हिंदू भाई लोग भी थे जिनको दिवाली मना रहे थे और हमारी मुस्लिम बहनें भी थी। लेकिन वहाँ पे अचानक से एक हाफिज जी आए और उन्होंने माइक लिया और उन्होंने काफ़ी चीज़ मेरे और मेरे अब्बा के बारे में बोली। तो जहाँ पे ये एनडीए वाली आप बात करते हैं ना, तो ज़मीनी तौर पे लोग अपने नेता को काम करने वाला नेता चुनते हैं और चाहते हैं कि मेरा नेता ऐसा हो कि मैं उनसे बात कर पाऊँ, मेरे को जब ज़रूरत पड़े मैं उधर पहुँच पाऊँ, मेरे को कोई अगर काम रहे तो वो नेता हमारा वो काम कर पाए। तो लोगों के ज़मीनी स्तर पे तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि लोगों को ऐसा कुछ है। और जहाँ तक एनडीए के अलायंस की बात है, एनडीए का अलायंस कहाँ से आएगा हमारे उसमें? हमारे अगेंस्ट महायुति के शिवसेना एक नाथ शिंदे के तरफ से एक कैंडिडेट है। समझा नहीं, मतलब अजीत पवार साहब हाँ, महायुति अलायंस का हिस्सा है, तो जब उनकी तरफ से आप उम्मीदवार है तो एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार होने का क्या मतलब है यहाँ? हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, हमारा सिंबल घड़ी है और हम उस चिन्ह पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे अगेंस्ट राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के तरफ से एक कैंडिडेट है और हमारे अगेंस्ट एकनाथ शिंदे के धनुष्यबाण पे, मतलब शिवसेना का धनुष्यबाण पे एक कैंडिडेट लड़ रहे हैं। तो इस सीट पर अलायंस नहीं है क्या? ना मेरे सीट पे अलायंस है, ना मेरे पिताजी के सीट पे अलायंस है। तो मतलब ये हम शिवसेना और बीजेपी की तरफ से घड़ी निशानी पे चिन्ह लड़ रहे हैं और एनडीए की तरफ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप ये कहना चाह रही हैं नहीं, कि एनडीए का हिस्सा आप नहीं है? कैंडिडेट है हमारे अगेंस्ट, महायुति ने दिया है दोनों जगह कैंडिडेट, तो आप कैसे बोल सकते हो कि हम एनडीए के अलायंस पे सीट में लड़ रहे हैं? अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपके वालिद साहब 17-18 महीना जेल में रहे, उन पर मुकदमा लगाया गया है ना, कई सारे इल्ज़ाम लगाए गए, तो इस बीच आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि बाहर जो लोग केस को देख रहे होंगे उसमें बड़ा नाम आप ही का था। नहीं, बड़ा नाम मेरा था या आते गया या होते गया, वैसे डेवलप होते गया, वो बात अलग थी, लेकिन पूरी मेरी फैमिली थी। मेरे दोनों भाई परेशान थे, मेरे दोनों भाइयों की वाइफ, दोनों भाभियाँ हमको सपोर्ट करती रहती थी, मेरी मॉम थी, हम दोनों बहनें और दोनों बहनों के शौहर, हम ये एक 8-9 लोगों ने मिलके बहुत हम, और भूलना नहीं चाहिए हमारे सारे भाई बहनों के मिला के टोटल 10 बच्चे हैं, वो 10 बच्चों के लाइफ पे भी एक बहुत इम्पैक्ट पड़ा। तो एज अ फैमिली तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग थे। फिर हमारी जो इमीडिएट फैमिली है, सेकंड फैमिली, और जैसे चाचा फूफी इन लोग, तो सबकी लाइफ कहीं ना कहीं इफेक्ट हो गई थी। एक चुनौती ऐसी हो गई थी कि अब्बा ने बोल दिया था कि आप जाके अनुशक्ति नगर विधानसभा में काम करो, कुछ दूसरे हफ्ते में ही बोल दिया था कि आप जैसा काम कर रहे थे वैसा करो, कुछ लगे तो जाओ आप पार्टी से हेल्प ले लो। कुछ नेताओं का नाम बताया था, उन्होंने ठीक है वो करेंगे, और बार बार पूछने लगे थे। तो जिस दिन उन्होंने बोला, इमीडिएटली नेक्स्ट डे 7 मार्च को बोले उन्होंने, और 8 मार्च को मैं फील्ड पे थी। और वो मुश्किल घड़ी में हमारे जो अनुशक्ति नगर के कार्यकर्ता थे, वो कार्यकर्ता नहीं बन के मेरे फैमिली मेम्बर बन गए थे, मेरे भाई बन गए थे, मेरे बहन बन गए थे। और इतनी हिम्मत दी उन्होंने, और वो उनके एक हफ्ते की हिम्मत ने मुझे इतनी हिम्मत और इतना कॉन्फिडेंट कर दिया कि लोगों के बीच में जाने लगी मैं इमीडिएटली। और लोगों के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि नवाब मलिक के अगेंस्ट जो भी एलिगेशंस हुए वो उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं कुछ, उनको क्लियर ऐसा था, क्लियर डिनायल था, लोगों का क्लियर डिनायल था। और लोगों ने बहुत विश्वास और भरोसा दिखाया। एक तो ये भरोसा था उनका कि नवाब भाई के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे हैं वो गलत है, दूसरा कि ये लड़की उनके एब्सेंस में कर रही है और ये कर सकती है। तो ये पूरी एक जर्नी बहुत टफ थी, लेकिन लोगों के साथ में और उनके भरोसे ने हमको कैरी फॉरवर्ड रखा, वो चीज़ काम होते गए और लोगों के अंदर विश्वास आ गया है। तभी मैं आपको बोल रही हूँ ना कि अभी मैं जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता नहीं मैं प्रचार के लिए जा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी शेड्यूल ज़्यादा बिजी हो गए। पार्टी के बड़े नेताओं में से शरद पवार साहब, अजीत पवार साहब या कुछ और रहनुमा हैं, तो उन सब में से किन लोगों ने ज़्यादा आपकी मदद की, सपोर्ट किया, खबर खरीद ली, बेटी कैसी हो, कैसा केस चल रहा है? पवार साहब बहुत बड़े लीडर हैं,
लेकिन उनके पास भी हम मिले, जब जब हम उनसे वक्त मांगा उन्होंने हमको हमेशा इमीडिएटली वक्त दे दिया। लेकिन उनके तरफ से उनकी बेटी ताई सुप्रिया ताई हमारे से कनेक्टेड थी, और वो तो वीकली डेली बेसिस पे कनेक्टेड थी। वो कंटिन्यूस फॉलोअप लेते थे हमारे पिताजी के केस का, क्या मैटर चल रहा है, किधर तक पहुंचा, हेल्थ कैसी है उनकी, क्योंकि हेल्थ इश्यूज बहुत हो गए थे। क्योंकि उन्होंने, मेरे पिताजी ने पूरे एपिसोड में अपनी एक किडनी खो दी। तो ताई भी बहुत हमारे से कनेक्टेड थी, आज भी है। और सबने हमेशा जब जब हमने बोला उनको कि हमको मिलना है, कुछ बात करनी है, तो इमीडिएटली उन्होंने भी हमें टाइम दिया। और दादा के पास जब जब मैं अणुशक्ति नगर विधानसभा के जो भी काम ले जिम्मेदारी हो गई, और उन्होंने ही सब कारभार संभाल लिया एक टाइम पे। अगर मैं कोई परेशानी लेके जाती तो उतना इमीडिएट स्टेप वो लेते थे, एक्शंस लेते थे, और वो काम करा के देते थे मुझे। कोई आखिरी मैसेज, पैगाम आपका मुस्लिम लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए, उनको सियासत में आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? ना सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन के लिए, लेकिन हर महिला के लिए, कि ना ही ऐसा नहीं कि आपको सियासत में आना चाहिए, लेकिन एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जब आपको आपके माँ बाप मेहनत करके पढ़ा रहे हो तो आप वो पढ़ाई कीजिए। और वो जब पढ़ाई कर रहे हो और अगर आपको मौका मिला कि आप वो पढ़ाई को इस्तेमाल करके अपने प्रोफेशनली एक्टिव हो सकते हो, तो उसको प्रोफेशनली यूटिलाइज करा कीजिए। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कल कैसा दिन होएगा और कब कौन हमारे साथ होगा, या कब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो अगर हमने कोई एजुकेशन हासिल की और कोई स्किल आया है हमारे पास, तो उसका यूज़ करना, अगर आपको मौका मिले तो उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करना। तो हम बातचीत कर रहे थे सना मलिक साहिबा से, अणुशक्ति नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं, और ये इनका पहला चुनाव है। लगातार जनता के बीच में नज़र आती। उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया कि चुनाव कैसे लड़ना चाहिए, क्या कुछ होता है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होगी, 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। महाराष्ट्र में दो अलायंस के दरमियान सीधी सीधी लड़ाई है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी, दूसरी तरफ महायुति। दो पार्टी दोनों तरफ है, शिवसेना दोनों तरफ है और एनसीपी भी दोनों तरफ है। सना मलिक अजीत पवार की एनसीपी से चुनावी मैदान में है, नवाब मलिक साहब की बेटी हैं। अब देखना यह है कि इनकी जीत होती है या नहीं होती है। आप अगर इनके इलाका से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। नवाब मलिक साहब उन लोगों में रहे जिन्होंने लगातार चुनाव जीता है, और सना मलिक का भी हौसला बुलंद है। इनको भी लगता है कि चुनाव हम ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं। कैसे लगे आपको हमारी गुफ्तगू, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। महाराष्ट्र के किन इलाकों से आप ताल्लुक़ रखते हैं भी बताइए, हमें कहाँ कहाँ आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया सना आपका। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।